एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय धराए तीन नाम, परसा परसू परशुराम। मतलब सब समय का फेरा है। एक इंसान जो बेहद गरीब था, लोग उसको परसा बुलाते थे। जब कुछ पैसा हुआ तो परसू कहने लगे, और जब वो संपन्न हो गया तो परशुराम जी कहने लगे। ऐसा ही ग्लोबल स्टेज पर इस वक्त भारत की स्थिति है। भारत बन गया है परशुराम जी, लेकिन वो जो पुराना डर है यूरोप के देशों के अंदर, वो भी निकल कर आ जाता है। लिथुआनिया को भारत से क्या डर लग रहा है? वैसे तो ये तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक डर है जो समाया हुआ है। तो वहीं क्या यूरोपीय देश अब भारत से टैंक खरीदेंगे? और इन सब के बीच में क्या फ्रांस को अब भारत की बात माननी पड़ रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए, तब उनके आने से पहले ही ये बात जोर शोर से कही जा रही थी कि जल्दी ही राफेल विमानों के ऑर्डर को लेकर घोषणा हो जाएगी। पर यहाँ पर देखने को मिला कि ऐसा घोषणा तो अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? कुछ तो अटका जरूर है। वैसे तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस बात को कहा कि हम जॉइंट प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही, लेकिन अभी तक इसको लेकर ऐलान नहीं। तो कहा जा रहा है कि दरअसल भारत की पहली शर्त है मेक इन इंडिया, और चूंकि ये पहली बार होगा कि फ्रांसीसी कंपनी अपने देश से बाहर कोई फैसिलिटी खोलने जा रही है, इसलिए काफी हिचकिचाहट है। फ्रांस से बाहर राफेल का प्रोडक्शन शुरू करने में कई अधिकारियों को एतराज है, लेकिन अरबों डॉलर की डील हाथ से बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि जल्दी ही ये सौदेबाजी पूरी हो सकती है और फिर मंजूरी मिल सकती है कि हाँ जी, भारत के अंदर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसका प्रोडक्शन होगा। लेकिन असल में कहाँ अटकी है बात? अटकी है बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर। राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट का कहना है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम 40% तक टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन बातचीत में शामिल भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भैया 50% से कम में कथित तौर पर होगा नहीं, इसलिए आपको वो देना होगा। अभी यूरोप का सिस्टम या यूरोप का कंडीशन क्या हो गया है ना, कि ये यूरोप अभी भारत की शर्त मानेगा। मैंने जो शुरू में आपको कहावत बोला वो यूं ही नहीं बोला, और इस हद तक इस वक्त सीन है कि इनके पास बहुत ज्यादा चारा भी नहीं है। अब मैं ये अहंकार में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती पहले ही कर दी थी। उस गलती को अब सुधारने का मौका है। भारत ने एआई समिट को आयोजित किया, और इस आयोजन के बाद भारत ने दुनिया को बहुत सारी चीजें दिखला दी। पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा आयोजन था जिसमें जॉइंट स्टेटमेंट में भारत ने भी, रूस ने भी, चाइना ने भी और अमेरिका ने भी साइन किया। करीब 80 देशों ने इसमें साइन किया। दूसरा ये देखने को मिला कि भारत के इस समिट में जोर शोर से यूरोपीय नेता भाग ले रहे थे। यूरोपीय नेता बड़ी संख्या में पहुंचे भी थे। ये दिखाता है कि यूरोप ने भारत के तरफ आने का एक संकेत देना शुरू कर दिया है कि हाँ जी, हम भारत के साथ खड़े हैं। अब भारत और यूरोप के बीच में जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में माना जा रहा है कि भारत के लिए डिफेंस का सेक्टर भी खुलेगा और भारत यूरोपीय देशों को डिफेंस के इक्विपमेंट्स या डिफेंस के हथियार बेच सकते। अब इस बीच ये भी बात हुई कि क्या भारत से यूरोपीय देश टैंक वगैरह भी खरीदेंगे। हालांकि अभी का सीन ये है कि रूस से लड़ते लड़ते नाटो देश जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, इनके पास बैटल टैंक की बहुत कमी हो गई है। यूक्रेन को हजारों टैंक दे दिए गए और ये युद्ध में बहुत सारे नष्ट हो गए। नाटो के अपने स्टॉक अब ऐतिहासिक रूप से लो लेवल पर, और यूरोप के लिए नए टैंक बनाने में सालों लग रहे हैं। जर्मनी का लियोपार्ड 2A8 और ब्रिटेन का चैलेंजर 3 आने में बहुत डिले है। ऐसे में रक्षा टैंक उन्हें चाहिए। भारत का रोल क्या है? भारत के साथ हालांकि अभी कोई डील नहीं हुई है, लेकिन T90 भीष्म, इसके हजारों यूनिट्स, अपग्रेडेड वर्जन MK3, अर्जुन MK1A, यानी भारत अब भारी टैंक बनाने में माहिर हो गया है। ऐसे में हो सकता है कि यूरोप भारत को ये ऑर्डर वगैरह दे। लेकिन यूरोपीय देशों में से एक देश है लिथुआनिया। लिथुआनिया के साथ वैसे तो भारत एक बायलैटरल बातचीत भी कर रहा है, एग्रीमेंट वगैरह के लिए रिलेशंस भी बनाना चाहता है अच्छी तरीके से। भारत ने अभी जो एग्रीमेंट फाइनल किया है, वैसे तो लिथुआनिया
लिथुआनिया और भारत का ट्रेड बहुत कम है। साल 2024 में लिथुआनिया ने भारत को सिर्फ 115 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का सामान बेचा है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा एक जहाज भरकर बीन्स का था, यानी कुल घरेलू निर्यात का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक शिपमेंट से। पर माना जा रहा है कि लिथुआनिया के साथ भारत के व्यापार और आगे बढ़ेंगे, पर लिथुआनिया को अब टेंशन हो रहा है। सबसे पहली बात, लिथुआनिया के अर्थव्यवस्था के मंत्री आए हुए थे भारत में एआई के लिए जो सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें कही। उनका मेन मकसद था ये कहना कि हमें तकनीकी संप्रभुता बनानी हो, यानी टेक्नोलॉजी पर खुद का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कोई दूसरा देश हमारी एआई या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर हावी न हो, क्योंकि एआई अब हर चीज में इस्तेमाल होता है। फैक्ट्रियां बनाने में, हथियारों में, दवाइयों में, बैंकिंग में, साइबर सुरक्षा में। अगर कोई देश हमारी टेक्नोलॉजी में दखल दे तो खतरा हो सकता है। लिथुआनिया रूस से बहुत डरता है। यूक्रेन युद्ध की वजह से भी भारत रूस से बहुत तेल खरीदता है और पुराने दोस्त हैं। मंत्री को डर है कि भारत रूस के रिश्ते से टेक्नोलॉजी शेयर करने में समस्या आ सकती, इसलिए वे कहते हैं कि भारत और लिथुआनिया साथ मिलकर नई तकनीक बनाए ताकि दोनों सुरक्षित रहे। वैसे उनका कहना है कि हम छोटा है और छोटे देश है हमारे, लेकिन तेज है। हमारे पास अच्छी कंपनियां हैं। भारत एआई का बड़ा हब है। साथ मिलकर अच्छी चीजें बनाए, अच्छे तरीके शेयर करें। पुराने समय में एक समय था, अमेरिका डरता था कि भारत हथियार इधर उधर न कर दे। अमेरिका भारत को हथियार और तकनीक नहीं देता था। तब भारत ने रूस से बहुत मदद ली थी, लड़ाकू विमान, टैंक, इन सब के लिए। लेकिन पश्चिमी देश कहते थे कि रूस की टेक्नोलॉजी से भारत को खतरा हो सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रखो। आज यूरोपीय देश कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में सावधान रखो, हमसे आकर मिलो, तकनीक सुरक्षित रखो। वैसे भारत एक ऐसा देश है जो अभी तक दोनों तरफ बैलेंस बनाने में सफल रहा है। लिथुआनिया संकेत में भारत को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ ज्यादा गहराई में मत जाओ, वहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा खतरा है। वैसे भारत किसी की मानने वाला, किसी की सुनने वाला है नहीं। अभी भारत परशुराम जी बना हुआ है। सभी को जरूरत है भारत की और दुनिया के देश को भारत के पास आना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे जनसंख्या के दृष्टिकोण से हो, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हो या बुद्धिजीवियों के दृष्टिकोण से हो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।